गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को इंजीनियर प्लेटफॉर्म में वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास हम लोग लास्ट डे हम लोग ये टॉपिक्स हम लोग डिस्कस किए थे। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सभी सिलेबस को हम लोग डिस्कस किए थे। बताए थे कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो एसएससी जेई और एसएससी सीजीएल और भी अदर एग्जामिनेशंस के लिए कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी चैप्टर्स के बारे में हम लोग अपडेट किए थे लास्ट क्लास। जैसे आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसका हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स परमाणु अणु, स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु संरचना, मेटल एंड मेटल्स धातु एवं अधातु, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड बिहेवियर ऑफ गैसेज, इसका हिंदी हो गया पदार्थ की अवस्था और उस गैसेज के क्या आचरण है, व्यवहार है, यानी कुछ गैस लॉ क्या क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। इसके बाद दो और चैप्टर्स है, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन में उसके यौगिक, और जो हम पढ़ते हैं कार्बन केमिस्ट्री में उसके कुछ एवरीडे लाइफ यानी उसके क्या यूजेज हैं, इन सभी चैप्टर्स के बारे में हम लास्ट क्लास सिलेबस किए थे। और आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो ये आपका लेक्चर 2 हो गया, जिसका नाम रखा गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अगर इसे हिंदी वाले बच्चे देख रहे भी रहे होंगे तो भी समझ सकते हैं। इसका हिंदी नाम होता है परमाणु एवं अणु। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम ही है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आखिर इस चैप्टर का हम लोग फर्स्ट टर्म हम लोग देंगे जिसका नाम होता है एटम, यानी एटम यानी हिंदी परमाणु होता क्या है। तो परमाणु बोलते हैं तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। किसके छोटे कण को परमाणु कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। जितने भी तत्व होते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, जो भी तत्व हो, उसमें जो छोटा छोटा जो कण जिससे बना हो, जिससे तत्व बना है, वो छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यानी तत्व के सबसे छोटे कण को क्या नाम देंगे? परमाणु। याद रहेगा डिफरेंशन, किसके छोटे कण को? तत्व के सबसे छोटे कण को। तो लिख सकते हैं हम लोग तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो सिर्फ ज़्यादा लिखना नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। क्या मैंने कहा? किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण हो, किसी भी तत्व का जो छोटा कण हो वो क्या कहलाएगा? आपका परमाणु कहलाएगा। तो आपके पास जितने भी तत्व दिखते हैं वो सभी एग्जाम्पल किसके होंगे? परमाणु के होंगे। कितने तत्व हैं आपके पास? यानी जो आप देखते हैं आवर्त सारणी जो आपके पास होगा घरों में या किताबों में भी होता है, आवर्त सारणी दिया रहता है, उसमें टोटल तत्व की संख्या कितना है? 118। क्लियर है? तो वो तो तत्व का ही तो छोटा कण है ना, यानी उतने परमाणु आपके पास मौजूद हैं। अब दूसरा बात हमारा समझने लायक एक चीज़ और है, क्या ये तत्व जो है यानी जो परमाणु है ये क्या अस्थाई है या अस्थाई, यानी ये बिल्कुल स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो याद रखने वाला बात, अक्रिय गैस वाले जो परमाणु होंगे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, जिसे आवर्त सारणी के
जीरो ग्रुप में रखा गया है या वर्ग 18 में रखा गया है, वो सभी जो परमाणु हैं वो सभी अस्थाई हैं। वो सभी परमाणु क्या है? अस्थाई हैं। सवाल अगर ऐसे पूछा जाए, क्या सभी परमाणु अस्थाई हैं? नहीं। अक्रिय गैस को छोड़कर, या अक्रिय गैस जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं, बाकी अक्रिय गैस को छोड़कर कोई भी परमाणु जो होते हैं वो अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे अक्रिय गैस के अक्रिय गैस कौन कौन है बाबू? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। देखो, इसका याद करने का ट्रिक भी हमारे पास है। इसको हम लोग बोल सकते हैं हीना। देखो, याद करने का ट्रिक भी है हीना। आ से आर्गन, के यानी क्रिप्टन, जाना 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 रे, हीना आके जाना रे। ये याद करने का आपके पास ट्रिक है। किसके लिए? अक्रिय गैस के लिए। तो जो अक्रिय गैस होंगे, तो अक्रिय गैस के परमाणु क्या होते हैं? मैंने क्या कहा कि अक्रिय गैस के परमाणु अस्थाई होते हैं। अक्रिय गैस के परमाणु क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। सवाल ये है कि आखिर अक्रिय गैस के परमाणु अस्थाई क्यों होते हैं? तो अभी हम आपको कुछ बातें आगे बताएंगे, उससे आपको ये रीजन स्पष्ट पता चल जाएगा कि अक्रिय गैस के परमाणु अस्थाई क्यों होते हैं। बाकी जितने भी परमाणु हैं वो सभी क्या है? अस्थाई हैं। जितने भी परमाणु हैं वो अस्थाई हैं। तो यहाँ पे इसको तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इनर्ट गैस आर स्टेबल इन नेचर। इनर्ट गैस आर स्टेबल इन नेचर। इनर्ट गैस आर स्टेबल इन नेचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेष परमाणु यानी शेष तत्व भी कह सकते हैं। शेष तत्व अस्थाई होते हैं। शेष तत्व क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? रेस्ट एलिमेंट्स आर अनस्टेबल इन नेचर। रेस्ट एलिमेंट्स आर अनस्टेबल इन नेचर। इतना बात समझ में आया? तत्व के सबसे छोटे कण को क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। और जो भी तत्व आपको दिख रहा है वो सभी तत्व क्या होंगे? अस्थाई होंगे। सिर्फ और सिर्फ अक्रिय गैस के परमाणु क्या होंगे? अस्थाई होते हैं। अक्रिय गैस के परमाणु क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। बाकी हम आगे समझेंगे। चलिए, यानी जो भी आप, यानी कहने का मतलब है कि जो भी एटम आपको दिख रहा है इसको दो भागों में बांटा गया। कुछ एटम स्टेबल एटम होंगे, कुछ एटम क्या हुए? अस्टेबल यानी अस्थाई परमाणु वाले एटम होंगे, और कुछ एटम जो है वो अनस्टेबल एटम होंगे। याद रखना एक बात, जितने भी स्टेबल एटम होंगे वो होंगे अनरिएक्टिव होंगे। वो कैसे होंगे? अनरिएक्टिव नेचर के होंगे। अनरिएक्टिव का मतलब होता है, रिएक्टिव का हिंदी होता है क्रियाशील, तो अक्रियाशील हो जाएंगे। इसका हिंदी क्या होगा? अक्रियाशील। जितने रिएक्टिव यानी अनस्टेबल हैं वो क्या होंगे? रिएक्टिव नेचर के होंगे। वो कैसे नेचर के होंगे? रिएक्टिव नेचर के होंगे, यानी वो क्रियाशील होंगे। तो जितने भी
एटम होंगे उसको दो पार्ट में बांटा गया, एक स्टेबल और दूसरा अनस्टेबल। स्टेबल वाले जो होते हैं वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं। रिएक्टिव दैट मीन्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जिनमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की इच्छा हो, यानी जिसमें रिएक्शन में पार्ट करने की टेंडेंसी हो, जो रखता चाहता है कि हमने रिएक्शन करें, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, चाहे हवा से रिएक्शन करें, वाटर से रिएक्शन करें, जल से रिएक्शन करें, क्लोरीन से रिएक्शन करें, किसी भी मेटल्स नॉन मेटेलिक से, जैसे मेटल है तो नॉन मेटल से रिएक्शन करेंगे, है ना। तो वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी होती है उसी के हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हो वो क्या कहलाएंगे, आपको रिएक्टिव कहलाएंगे। जबकि नोबल गैस में कोई रिएक्शन करने की उसकी इच्छा नहीं होती है, वो कहलाते हैं अनरिएक्टिव कहलाते हैं। तो जितने भी एटम होंगे उनको दो बाटों में, जैसे सोडियम रिएक्टिव नेचर की एलिमेंट है, मैग्नीशियम रिएक्टिव नेचर के एलिमेंट है, क्रियाशील परमाणु है, वो क्रियाशील नेचर के होंगे, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करना चाहेंगे। जितने भी जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, जितने भी आप देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने भी आप देखते हैं एलिमेंट, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, ये सभी क्रियाशील नेचर के होंगे। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम इलेक्ट्रॉन गेन करके अस्थायी हो जाए, यानी वो फिर वो स्टेबल में आ जाए। आ रहा बात समझ में। अब हम लोग ये कैसे जज करेंगे कि कोई भी एटम जो है वो क्रियाशील है या नहीं क्रियाशील है, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। इन सभी चीज़ों को जज करने के लिए हमें फिर आगे बढ़ने जाना हो जरूरी है। इतना बात समझ में आया कि एटम को हमने दो भागों में बांटा, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल यानी अस्थाई, अनस्टेबल यानी अस्थाई। जो अस्थाई है वो अनरिएक्टिव है क्योंकि वो खुद अस्थाई है। तो अब वो अस्थाई हो ही चुके हैं तो वो रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का मतलब ही तो होता है अस्थाई। और जब वो अस्थाई पहले ही सही है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो किसी के साथ रिएक्शन करेंगे ही नहीं। जो अनस्टेबल है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो अनस्टेबल है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब आपको जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो आप बोलेंगे हाँ। कैल्शियम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, हाँ, क्योंकि मैंने तो पहले ही दिखाया कि अक्रिय गैस को छोड़ देना, बाकी जो परमाणु बचेंगे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आखिर ये हम कैसे जज करेंगे कि कोई भी परमाणु रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, यह कैसे हम जज करेंगे कि उसको देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि हाँ ये बंदा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और कैसे करेगा, आखिर क्या कारण है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो उसको भी हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से हमारे पास। चलिए, इसके लिए हम एक चीज आपके सामने, एक बात आपको बताने जा रहे हैं, वो थोड़ा आप लोग समझ लेना। कोई भी तत्व या किसी भी तत्व के महत्तम कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहने पर, किसी भी तत्व के महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहने पर वह तत्व अस्थाई कहलाते हैं। वह तत्व क्या कहलाते हैं, अस्थाई कहलाते हैं। मैंने क्या लिखा लाइन समझेंगे, किसी भी तत्व के महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहने पर वह तत्व क्या कहलाते हैं, अस्थाई कहलाते हैं। यानी किसी तत्व के महत्तम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे क्या समझेंगे, उस तत्व को अस्थाई समझेंगे। अब थोड़ा यहाँ से समझना है कि हमको महत्तम कक्षा कैसे जज करेंगे, तो वो सब चीज़ आपको बताएंगे आज के क्लास में। आपको यह तत्व पहचानना सीखेंगे, एक तत्व को कैसे समझेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, वो सब समझेंगे आप लोग। तो समझ गए कि किसी तत्व के महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहने पर ही उस तत्व को हम लोग क्या समझेंगे, अस्थाई कहलाते हैं। यानी एलिमेंट which contain
8 electron in their valence shell, in their valence shell, in their valence shell is known as stable, is known as stable. अब क्या एक लाइन यहाँ जोड़ सकते हैं हम लोग अपने मन से, एंड इट इज unreactive in nature, and it is unreactive in nature. Unreactive in nature. मेरा बात सच कुछ समझ में आपको आने लगा होगा। पहले तो मैंने क्या बोला, परमाणु क्या होते हैं, दो जो होते हैं तत्व के सबसे छोटे कण होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। कौन तत्व अस्थाई होंगे, अक्रिय गैस। बाकी का बचा जो अस्थाई, कितना तत्व है आपके पास, 118। 118 में हमने 6 एलिमेंट को हटा दिया, कितने एलिमेंट बचे, 112। ठीक है। जो तत्व अस्थाई है वो रिएक्टिव, यानी वो अस्थाई मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। जब तक आप जॉब नहीं ले पा रहे हैं, जॉब के लिए आप रिएक्टिव हैं, यानी जॉब आप लेना चाह रहे हैं तो आप रिएक्टिव नेचर के हो गए। ठीक है। अगर आप जॉब ले लेंगे, ठीक है, और फिर आप क्या होंगे, अनरिएक्टिव नेचर के हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ भी एलिमेंट के पास है, जब तक एलिमेंट को पास स्टेबल नहीं हो पा रहा है तब तक वो रिएक्टिव है। एलिमेंट स्टेबल हो गया, अनरिएक्टिव हो गया, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब उसको कोई इच्छा ही नहीं है। क्या उसकी इच्छा थी, किसी तत्व की इच्छा क्या होती है, तो किसी भी तत्व के पास 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे, उसी को हम उसकी इच्छा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि उसकी इच्छा क्या है कि उसके तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए, 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। इच्छा का मतलब कोई और इच्छा के बारे में नहीं सोचना, इच्छा का मतलब सिर्फ यही इच्छा है। ठीक है। यानी कि तुम लोग इच्छा के बारे में बोल दिए तो कुछ और तुम्हारा ध्यान चला जाए, ऐसा मत सोचने लगना। ठीक है। चलिए, किसी भी तत्व के 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहने पर वह तत्व क्या होगा, अस्थाई माना जाएगा। चलिए, सवाल उठता है कि यह स्थायी हम 8 इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में कैसे जज कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ तक तो समझ में आया आपको, परमाणु समझ में आ गया अच्छे से। अब हम लोग कैसे 8 इलेक्ट्रॉन जज करेंगे, कैसे हम 72 कक्षा जज करेंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे एक नया टर्म यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप बहुत आसानी ढंग से जज कर पाएंगे कि तत्व अस्थाई है या अस्थाई है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो शुरू ही करेंगे, उससे पहले हम सेल बताते हैं आपको। सेल होता क्या है, कक्षा जिसको बोलते हैं हिंदी में। सेल सेल होता क्या है समझेंगे अच्छे से। एक्चुअली आपके पास एक परमाणु होता है, अब परमाणु में क्या होता है, 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। होते कि नहीं होते हैं। उसमें एक नाभिक होता है जहाँ क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर नहीं वही बताओ तो उसको माइंड सेट कर लेंगे। परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, यानी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के बाहर जो होता है, जो नाभिक होता है उसके बाहर जो वृत्ताकार पथ होते हैं, वहाँ वो क्या होता है, रिवोल्स करते रहता है, चक्कर काटते रहता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। बट जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, जिससे नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियस। हिंदी में इसको नाभिक बोलते हैं। क्लियर है। तो आपका ये परमाणु हो जाएगा, मान लो आपका ये सेंटर है, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है। ये सेंटर हो गया। इस सेंटर के बाद ये क्या है, चारों ओर ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। समझेंगे अच्छे से आप लोग। ये सेंटर था सर, ठीक है। ये जो सेट आप देख रहे हैं, इसमें हो है क्या, प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज क्यों पाया जाता है, सेंटर पॉजिटिव क्यों होता है, धनात्मक क्यों होता है नाभिक। तो नाभिक में धनात्मक जो होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखने की बात है, प्रोटॉन पे चार्ज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, ये चार्ज लेस होते हैं, चार्ज लेस, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं आवेशहीन। हिंदी में क्या बोलेंगे, आवेशहीन होते हैं ये, ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर जो भी सर्कुलर पाथ होता है उसमें ये चक्कर काटते रहते हैं, उसमें ये चक्कर काटते रहते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ठीक है। आप कुछ देख रहे हैं यहाँ पर, आपके सामने मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, और देखिए तो पहली वाली कक्षा में मैंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में मैंने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हमारा क्या है, सेल है। यही हमारा क्या है, सेल है, जिसको हम लोग सेल भी बोलते हैं, और या फिर ऑर्बिट बोलिए, या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कक्षा बोलते हैं, ठीक है। सेल के लिए हम लोग नाम देते हैं। पहले वाले सेल का नाम दिया जाता है के, दूसरे वाले सेल का नाम दिया जाता है एल, तीसरे वाले सेल का नाम होता है एम। के लिए वैल्यू क्या होता है, एन का वैल्यू कितना होता है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये हमारे सेल का नाम। तो आप यहाँ पे जज कीजिए कि पहले वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, दूसरे वाले सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन आते जा रहा है ना। पहले वाले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन था, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तीसरे वाले सेल में हम और इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक इलेक्ट्रॉन फिर से काउंट मैं कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो एक यहाँ दे देते हैं, 18 हो गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो क्या ऐसा है कि पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कहीं ना कहीं सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ते जा रहा है। तो बड़ा देखिए सर, थोड़ा देखिए, न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो साइज भी, तो एटम का जो न्यूक्लियस का साइज है, यानी सेल का साइज जो है, वो सेल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सेल का साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगा। जाहिर सी बात है, घर बड़ा होगा तो रखने आदमी भी संख्या बढ़ेगा, छोटा घर कम आदमी, मान लो आप तो भीड़ हो जाए वहाँ पे, हो सकता है अगर आप कम रूम है और ज़्यादा हुआ तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे रूम का साइज़ बढ़ेगा तो वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, वैसे वैसे ठीक वैसा ही जैसे जैसे सेल का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके लिए, तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं बोर साहब, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सेल में कैसे कैसे कितना, सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, बोर साहब ने एक फार्मूला जनरेट किया। उस फार्मूला का नाम है 2n स्क्वायर। फार्मूला क्या है, 2n स्क्वायर, जहां n क्या है, जहां n होता है नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या, जहां n क्या है, नंबर ऑफ सेल है, सेल की संख्या। तो अब सोचो 2 इंटू 1 का सेल, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे, कितना इलेक्ट्रॉन मिला तुमको, 2 इलेक्ट्रॉन मिला। देखो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 1 2। नाम क्या दिया पहले वाले सेल का, पहले वाले सेल का नाम क्या दिया उन्होंने, के। पहले वाले सेल का नाम क्या दिया, के। दूसरे वाले सेल का नाम हुआ 2 इंटू 2 का स्क्वायर होगा, n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और गुना 2,
कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8, नाम क्या दिया एल, के सेकंड सेल का नाम क्या दिया एल। फिर आइए थर्ड सेल में आइए, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, टोटल मिला के आया 9, 9 गुना 2 18, नाम क्या दिया एम। क्लियर है? यानी पहले वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में मैक्सिमम कितना रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से चौथे वाले सेल में यानी फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे मैक्सिमम, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन, नाम क्या दिया इन्होंने एन, नाम क्या दिया एन। तो ये हो गया के एल एम सेल हो गए। कौन कौन सेल आए आपके सामने, के एल एम एन। क्या आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात अगर यहाँ पे हम 4 सेल ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका भी साइज बहुत बड़ा होगा सर। तो जब साइज बहुत ही बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहा है, छोटा सेल 2 ही इलेक्ट्रॉन, उससे थोड़ा बड़ा सेल 8 इलेक्ट्रॉन, उससे और बड़ा सेल 18 इलेक्ट्रॉन, उससे और बड़ा सेल 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये सेल के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है कि कैसे कैसे हम किसी भी सेल में हम कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आपके घर में पता चला कि 12 आदमी 15 आदमी हैं, ठीक है, 15 व्यक्तियों को कैसे आप रूम में, कुछ रूम छोटा है उसमें कम व्यक्तियों को रखा, छोटा मैंने कम 3-4 आदमी को रखा, फिर उससे थोड़ा बड़ा और ज़्यादा, फिर और बड़ा रूम उससे और, यानी फिर या फिर ऐसे समझिए इसे एज ए बेंच समझ लीजिए। फर्स्ट बेंच की कैपेसिटी, सेकंड बेंच की कैपेसिटी, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, 4 बेंच है, चारों बेंच की कैपेसिटी है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये आपका सेल हो गया सर। सेल में कितने इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी होंगे, 2 8 18 32। कैसे पुट हुआ, कौन दिया, कैसे फॉर्मूला क्या था, ये मैंने सब आपको बता दिया। सेल क्या हुआ, व्हाट इज सेल। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेल है क्या, तो न्यूक्लियस के चारों ओर वो सर्कुलर पाथ जहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है चक्कर काटता है, न्यूक्लियस का चारों ओर वो सर्कुलर पाथ जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल। तो दैट मीन सेल क्या है, एक सर्कुलर पाथ है where electron revolves, जहां इलेक्ट्रॉन क्या होता है चक्कर काटता है, उसे ही नाम क्या देंगे सर, सेल देंगे। तो मेरे ख्याल से हाँ, इसी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं, इसी सेल के जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए ये हम फाइंड कर लेंगे कि वो एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है। बात आया समझ में, मेरा बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस बच्चे को समझ में आए वो यहां पर कमेंट करेंगे, ठीक है, और कमेंट करके जो आपका रहेगा क्वेश्चन रहेगा उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे आपके क्वेश्चंस को, ठीक है। ये सेल के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा एग्जांपल ले रहे हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक नया टर्म लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और तब हम फिर एग्जांपल देंगे इसका। शुरू करते हैं। नाम क्या देंगे सर जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये समझेंगे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, उसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से। मैंने क्या बोला आपको, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एटम जो भी मैं आपको बताया उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो उसके नंबर को बताते हैं। जैसे कि हम आपसे ऐसे बोल दें, समझिएगा अच्छे से आप लोग बच्चे सब। मान लो मैंने आपसे कहा कि कार्बन, और मैंने कहा कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन जो हुए, वो 6 इलेक्ट्रॉन जो आया, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के किस नंबर को बताया, उसके एटॉमिक नंबर को बताया। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, ये क्या चीज को बता रहा है,
एटॉमिक नंबर, हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। अगर किसी भी एटम में मान लो अगर हम आपसे पूछे कि नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसकी परमाणु संख्या होगी? 7 इलेक्ट्रॉन है, बराबर सो रहा है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या कितना हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन नंबर होंगे वो उसकी परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। ये कब होगा? जब एटम न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब उसके पास ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, मैंने कि बेसिक चीज़ें समझने लायक चीज़ें, कि वो एटम उदासीन कब होता है। एटम यानी इंग्लिश में उसको न्यूट्रल बोलते हैं, हिंदी में उदासीन बोलते हैं। आखिर एटम न्यूट्रल कब होता है? तो भाई एटम न्यूट्रल तब होता है जब उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उसके एटम पे दिखते नहीं हैं। या फिर कहने का मतलब ये हुआ इन द सेंस कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि वो एटम क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, वो सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या समझा? किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते, बांटते हैं। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन को बांट रहे हैं। ठीक है, अलग अलग सेल में बांट रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? अलग अलग सेल में बांट रहे हैं। ये बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। आया बात समझ में? किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को के बांटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन पहले लिखते हैं हम लोग। लिखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल। और हम एक वर्ड यहां पे यूज करने जाएंगे, उसका नाम है सबसेल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल एंड सबसेल। सेल एंड सबसेल, तो सेल का मैंने डिफिनेशन बताया ही दिया आप लोगों को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल एंड सबसेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलेंगे सर इसका हिंदी क्या लिखेंगे? कहते हैं किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को सेल को हिंदी में कक्षा बोलते हैं। सब जहां लग गया यानी उपकक्षा, जैसे सब इंस्पेक्टर बोलते हैं ना, कक्षा एवं उपकक्षा। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को कक्षा एवं उपकक्षा में बांटने या फिर बांटने से अच्छा लगेगा, बांटने से अच्छा किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को कक्षा में सजाने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को कक्षा एवं उपकक्षा में सजाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मैं यहीं पर राइट नाउ मैं एक एग्जांपल यहाँ से ले रहा हूँ। आप जैसे मैंने लिया एग्जांपल क्या लिया था? कार्बन।
कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास बाबू? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन को हमको बांटना है कहाँ? सेल में। तो अभी आपने क्या पढ़ा पीछे वाले क्लास में, लास्ट में? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से पहले वाले सेल में से कितने इलेक्ट्रॉन चले? यानी 6 इलेक्ट्रॉन आया और पहला वाला सेल उसके साथ में खड़ा है। पहले वाले सेल में आप कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे? जितना उसकी कैपेसिटी हो। तो पहले वाले सेल की कैपेसिटी ही कितनी है? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। तो आप पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब भाई आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा ही? तो आपके पास बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन आपने रख दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा आपको रखने के लिए? अब 4 ही इलेक्ट्रॉन। ना बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं इसमें, समझेंगे अच्छे से, बारीकी चीजें थोड़ा समझेंगे अच्छे से, प्यार से समझेंगे। मैंने क्या कहा फिर से समझेंगे। ये कार्बन था, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। ये कार्बन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। पहले वाले सेल की कैपेसिटी ही कितनी थी? 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी थी, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रख दिया। तो भाई दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन कितने रखेंगे कि वो 6 हो जाएगा? यानी इसका 6 का 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले सेल में कितना रखेंगे कि 6 हो जाएगा? कितना? 4। कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो पूरा इसका देखो 4 और 2, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यानी इसके पास यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन और यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर है। यानी जितना इलेक्ट्रॉन था उतना इलेक्ट्रॉन उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जितना इलेक्ट्रॉन इसके पास था उतना इलेक्ट्रॉन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जितना इलेक्ट्रॉन आपके पास है उतना इलेक्ट्रॉन को आप बांट दो, जितना इलेक्ट्रॉन आपके पास है उतना इलेक्ट्रॉन उसको बांट दो, मैंने उसको अरेंज कर दो, सरिया दो। वही आपका क्या कहलाया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे ख्याल से जो वीडियो देख रहे हैं सभी बच्चों को ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो। एक बच्चे ने कहा सर ये तो अनस्टेबल है, रिएक्टिव होगा। बिल्कुल सही जवाब। ये कैसे होंगे? अनस्टेबल होंगे और ये रिएक्टिव नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे? ये रिएक्टिव नेचर के होंगे। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अब हम लोग एक 2-4 हम लोग फटाफट एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझ गए ना? ऑक्सीजन 8। अब मुझे ये बात बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए कि पहले वाले सेल में हम कितना इलेक्ट्रॉन भरने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो भाई ये बताइए कि दूसरे वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे? कितना भरेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखिए 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। तो दूसरे वाले सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भरा मैंने? 6 इलेक्ट्रॉन भरा। आया समझ में? चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट फ्लोरीन 9। फिर बोलिए पहले वाले सेल में 2, दूसरे वाले सेल में 7। बहुत अच्छा जवाब। नियॉन पहले वाले सेल में बोलो 2, दूसरे वाले सेल में देखो, यहां से देखो, यहां पे जस्ट मिनट, दूसरे वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैंने भरा? 8। क्या अब दूसरा सेल भर गया? फिर से देखिए, पीछे बैक जा रहा हूं मैं, फिर से देखिए मैं पीछे बैक जा रहा हूं। देखिए पहला वाले सेल में देखिए 2 और इसको 8, 2 8 को जोड़िए कितना होता है? 10 हो गया। यानी अब आपका इलेक्ट्रॉन जो आए जाएगा, यानी जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, बचा हुआ जो भी हो, 1 2 कुछ भी हो, वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जाएगा? दैट इज एम सेल में जाएगा, यानी थर्ड सेल में जाएगा। और थर्ड सेल की कैपेसिटी कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी है। कितनी इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेसिटी है। आगे बढ़ते हैं अब हम। यानी एक बात समझने लायक हमारे पास है कि नियॉन से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, समझना अच्छे से, नियॉन से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जाएगा? थर्ड सेल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में जाएगा? थर्ड सेल में। तो यहां से नियॉन के बाद आया सोडियम, कौन से सेल में जाएगा बाबू? 2 हो गया, 8 हो गया, बचा हुआ कितना है इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में गया? एम सेल में। यानी यहां तक हो गया सेकंड सेल, यहां से हो गया थर्ड सेल। आया बात समझ में यहां तक? दो और एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैं काम ऐसा करता हूं, यहां मैं क्लोरीन ऐसे ले लेता हूं, एक लाइन खींच देता हूं, क्लोरीन मैं ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पर। क्लोरीन फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई? 7 इलेक्ट्रॉन्स। कहां जाएंगे?
थर्ड सेल में जाएंगे। ये भी कौन से सेल में जाएगा, ये कौन से सेल में जाएगा बताओ, के। ये कौन से सेल में, एल। ये कौन से सेल में, एम। ये तो पता ही है तुमको, ये कौन सेल में, के। ये कौन से सेल में, एल। चलो अब एक और मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा सा डिस्टेंस करके आर्गन का एग्जांपल लेता हूं। 2 8 8 2 8 2 16 2 18 दोनों तरफ बराबर। अब समझने लायक, अब यहां से बात आ रहा है, ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट, स्टेबल कि अनस्टेबल। तो मैंने पहले ही बताया, जिस तत्व के महत्तम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, जिस तत्व के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट स्टेबल, और जो अस्टेबल वो अनरिएक्टिव। तो यहां से पहला बात कीजिए, ये कैसे एलिमेंट है, अनस्टेबल भी है, और ये क्या होंगे, रिएक्टिव नेचर के होंगे। कैसे नेचर के होंगे, देखो जो अनस्टेबल होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे। फ्लोरीन, सॉरी टिक नहीं मारना चाहिए, ये भी अनस्टेबल और ये भी रिएक्टिव। चलिए नियॉन पे देखिए, थोड़ा गौर कीजिए। नियॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8। तो ये कैसे हो जाएंगे, बताइए जल्दी से, अस्टेबल। ये कैसे एलिमेंट है, अस्टेबल है। क्या रिएक्टिव होंगे या अनरिएक्टिव होंगे, तो अनरिएक्टिव होंगे। कैसे होंगे, अनरिएक्टिव नेचर के होंगे। चलिए नेक्स्ट इधर आइए, सोडियम। क्या वैलेंस शेल, वैलेंस शेल समझ रहे हैं ना आप, देखिए सर यहां देखिए के और एल। अगर वैलेंस शेल समझ में नहीं आ रहा तो फिर से समझेंगे। देखिए भाई यहां पे कितने सेल है, यहां पे वैलेंस का मतलब होता है बाहर, वैलेंस मींस होता है बाहर का सेल, वैलेंस मींस बाहर का सेल। क्या 2 कभी बाहर का लगता है, बाहर कौन दिख रहा है आपको, सॉरी ये 2 कभी बाहर का हो सकता है नहीं, बाहर का कौन होगा, जब भी होगा तो 6 होगा, जब भी होगा तो 7 होगा, जब भी होगा तो 8 होगा, है ना। जो बाहर का सेल है, जो बाहर की तरफ दिख रहा हो, ठीक है, वो बाहर का सेल होगा। ये 2 क्या है, न्यूक्लियस की तरफ है, ये न्यूक्लियस के काफी नजदीक है, यानी अंदर ही ना हो गया। बाहर कौन है, 6। तो बाहर का सेल में यानी महत्तम सेल में यानी वैलेंस सेल में कितना होना चाहिए, 8 होगा, तभी उसको स्टेबल मानेंगे। तो क्या 6 था, तो अनस्टेबल किया, रिएक्टिव किया। चलो यहां देखो, सोडियम में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्या देंगे यहां पे लिखेंगे, बोलो, अनस्टेबल, और क्या होगा, रिएक्टिव। अब हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन एलिमेंट स्टेबल है, कौन एलिमेंट अनस्टेबल है। यहां बताइए 7 इलेक्ट्रॉन यहां है, तो ये भी क्या होंगे, बोलिए, अनस्टेबल एंड रिएक्टिव नेचर के होंगे। और ये एलिमेंट भी क्या होंगे, ये होंगे अस्टेबल। ये क्या होंगे, अस्टेबल, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में यहां कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 8 दिख रहा है। एंड अस्टेबल के साथ साथ क्या लगेगा, अनरिएक्टिव लगेगा, अस्टेबल के साथ अनरिएक्टिव। चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को, कौन एलिमेंट स्टेबल, कौन एलिमेंट अनस्टेबल, कौन रिएक्टिव, कौन अनरिएक्टिव, कैसे फाइंड किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गया। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, उसके बारे में आप लोग बताएंगे कि वो एलिमेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। हीलियम, क्या देंगे नेक्स्ट, हीलियम। हीलियम एट कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको सिर्फ हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो 8 है नहीं, तो ये तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है सर, ये तो अनस्टेबल होगा और रिएक्टिव भी होगा। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये क्या है, ये क्या है, स्टेबल है एंड अनरिएक्टिव है। बोलिए सर आप कैसे, तो शुरू ही समय स्टार्टिंग ही लेक्चर में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन सभी जो है वो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस, दैट इज स्टेबल इन नेचर। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2 एटॉमिक नंबर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 एटॉमिक नंबर। तो वो क्या हो गए, स्टेबल हो जाएंगे सर। तो याद रखेंगे हीलियम जितनी भी अक्रिय गैस है, तो एक बात आपके समझ जेल में रखने चाहिएगा, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वो क्या होता है, स्टेबल।
बाकी सभी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, याद रखने बात, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज स्टेबल, नियॉन से लेके पूरे आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों का दोनों क्या होगा? स्टेबल होगा। याद रखना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं से बाइंड अप करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए लेक्चर के साथ। गुड बाय ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।